हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल्स। तो आज की इस वीडियो में हम उसी अपने जो पहले वाली सीरीज़ है इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी की जो एक वीडियो लेके आने वाला था, उसमें क्या हुआ कि पहले इन्वायरमेंट और इकोलॉजी आ गया और बायोडाइवर्सिटी उसमें से छूट गया, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता और अपलोड होने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो इसलिए मैंने इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी को इसमें कराया, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को मैंने पहले ही करा दिया था। तो आज की इस वीडियो में बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, जो टेक्निकलिटीज़ जो भी बायोडाइवर्सिटी में है उसको, स्टैटिक पार्ट को, ठीक है, उस स्टैटिक पार्ट को ही कराएंगे। बायोडाइवर्सिटी एक तरफ से क्या है कि बायोडाइवर्सिटी को कैसे डिफाइन किया है, इसमें बायोडाइवर्सिटी डिफाइंड एज सम टोटल ऑफ जीन्स, स्पीसीज एंड इकोसिस्टम ओवर द प्लैनेट। मतलब प्लैनेट के ऊपर जो भी जीन्स हैं, जो भी स्पीसीज है, ठीक है, इस प्लैनेट में जो भी जीन्स हैं, स्पीसीज है और जो भी इकोसिस्टम है, उसे सब कंबाइन होके एक बायोडाइवर्सिटी बनता है। ठीक है, अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ के बारे में बताया गया कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ क्या है। तो मतलब जो भी फ्लोरा है, फूना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी मिलते हैं प्लैनेट पे, उससे हम लोग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ कहा जाता है। ठीक, आगे आगे क्या है, नेक्स्ट क्या है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और बायोडाइवर्सिटी का को रिलेशन है। ठीक है, कैसे ये को रिलेटिव है, मतलब कि जितना ज़्यादा जैसे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगा तो उससे बायोडाइवर्सिटी भी उतना ही बढ़ेगा। जैसे कि जो हमने प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वहाँ पे पढ़ा था बायोमास से रिलेटेड, कि बायो जितना ज़्यादा प्राइमरी प्रोडक्टिव होता है तो बायोमास उतना ही बढ़ता है, सेल्स डेवलप होते हैं। तो वो सब सारी चीज़ें कि अगर जो जैसे कि सन से जो एनर्जी ले रहे हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, वो अपने सेल्स को ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एनर्जी जो ट्रॉपिक लेवल 1 में आता है, अगर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी उनका ज़्यादा होगा, ज़्यादा मतलब कि इन्वायरमेंट में सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी, एक्सेस रहेंगी, तो उस हिसाब से बायोडाइवर्सिटी भी जो है वो भी हमारा एक्सेस होगा। मतलब कि एक लेवल में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के कंपैरिजन में। वही देख लीजिए, आपका जो अमेज़न फॉरेस्ट है, वहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आपका सबसे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सहारा डेजर्ट। तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी तो रिच है अमेज़न में, ठीक है। सहारा डेजर्ट में बायोडाइवर्सिटी कहाँ, उतना ज़्यादा तो नहीं है। तो वही बताया गया कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसी रीजन का अगर सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का भी अच्छा इम्पोर्टेंस है, वो को रिलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का टाइप्स ये तो पढ़ लिया था ना, प्राइमरी प्रोडक्टिव बायोडाइवर्सिटी और उनके बीच का जो रिलेशन। अब ये पढ़ना है टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें क्या क्या गया है, तो सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी की टाइप है, तो फर्स्ट जो आता है यहाँ पे क्या है, जेनेटिक डाइवर्सिटी। इसको कैसे डिफाइन किया गया, इट इज़ डिफाइंड एज सम टोटल ऑफ जीन्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ द स्पीसीज। इसमें बात की गई कि जो सारे यहाँ पे जो जीन्स है, जो भी जीन्स प्रेजेंट है किसी इंडिविजुअल में, किसी स्पीसीज में, उसकी बात की गई है। तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी एक इंसान में भी जो देखा जाता है, जैसे कुछ दिन पहले जो कोविड आया, या फिर नए जो ये आपके पेंडेमिक, या फिर ऐसा कोई भी बीमारी जो आ जाता है, उसमें क्या हो जाता है कि जिनके पास वो जीन्स है, म्यूटेट करके उनको फिर से सरवाइव करता है बॉडी। लेकिन होता क्या है कि अगर वो जीन्स डेवलप नहीं कर पाता है, ठीक है, ये एंटी जेनेटिक वो अगर नहीं रहेगा बॉडी में, तो एंटीजन नहीं रहेगा, तो फिर क्या होगा कि वो अच्छे से एंटीबॉडीज़ बना नहीं पाएगा। तो वही बात है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी होना चाहिए। मान लीजिए कोई एक नया बीमारी आया, उसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी उसका ABCD, ठीक है, एक इंसान के अंदर ये रहा और एक इंसान के अंदर है ABCDEFGH, इतना सारा। तो एक कुछ भी नया बीमारी आया या फिर कुछ भी नया जो इन्वायरमेंट में ऐसा फैलता है जिससे सीवियर थ्रेट होता है ह्यूमन लाइफ को, अगर कोई अटैक किया तो इसके पास लड़ने के लिए 4 शस्त्र हैं, जैसे बोले जाते हैं ABCD, ठीक है, और इनके पास क्या है ABC। अगर यहाँ D तक में इसका अगर काम नहीं किया तो हो सके E जो है वो काम कर जाए, F जो है वो काम कर जाए। जी, मतलब जितना जेनेटिक डाइवर्सिटी होगा उतना एक इंसान के लिए
अच्छा होगा कि वो बीमारियों से लड़ सकता है, एंटीजेंस बना सकता है, एंटीबॉडीज़ बना सकता है, या ये सारे में आ जाता है, इंसान में, एनिमल्स में ये। ठीक है, तो उस हिसाब से आप इसको समझिए। नेक्स्ट क्या है, स्पेसिस रिचनेस। ठीक है, उसी की बातें की गई है कि देखिए एक रीज़न ये एक्स हो गया, ठीक, और ये है वाई। एक स्पीसीज़ का रिचनेस है और एक स्पीसीज़ इवननेस है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है आपका रिचनेस में ए बी सी डी है, फिर बी सी डी है, फिर सी डी, मतलब यहाँ पे आप हर किसी एक का देख रहे होंगे कि चार, ये ए भी है तो चार है, बी भी है तो चार है, सी भी है तो चार है। लेकिन जब आप स्पीसीज रिचनेस में आते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं ए बी सी डी, फिर ए, फिर यहाँ पे ए, फिर यहाँ ए, मतलब ए यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, तो स्पीसीज रिचनेस इसको बोलेंगे, सॉरी इसको बोलेंगे क्या, स्पीसीज इवननेस। स्पीसीज इवननेस बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे ए डोमिनेट कर रहा है। और यहाँ पे रिचनेस किसको बोलेंगे, रिचनेस बोलेंगे कि ए बी सी डी जो बराबर बराबर में। सपोज डैट कि आप किसी जू में जाते हैं, ठीक है, आप जू में जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं आपको लायन मिल जाता है, ठीक है, टाइगर मिल जाता है, ठीक है, चीता मिल जाता है, ठीक, डियर मिल जाता है। तो ये सारे जो है लायन, चीता, डियर, ये इनका इक्वल, मतलब कि वहाँ पे ये जू में नंबर्स हैं। अब क्या है, आप जाते हैं दूसरे जू में, वहाँ पे देखते हैं क्या, वहाँ पे सिर्फ डियर ही है, डियर, डियर मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब वहाँ पे टाइगर एक है, ठीक है, लायन एक है, ठीक है, चीता हो गया दो। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इवननेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक, किसका इवननेस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे डियर बहुत बहुत है, 7-8 डियर है। ठीक, वहाँ पे जो इवननेस है वो डियर का जो है मात्रा बहुत ज़्यादा है, डियर बहुत मतलब एक्सेस वहाँ पे है। वही आप टाइगर देख लीजिए, लायन देख लीजिए, चीता देख लीजिए, वो काफ़ी कम है। ठीक, और यहाँ पे जो एक्स में है, अगर आप जू में जाते तो समझिए कि चीता, लायन और टाइगर ये सारे इक्वल इक्वल अमाउंट में है। तो इसके लिए क्या कहा गया कि जो रिचनेस है, स्पीसीज रिचनेस इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज पर यूनिट एरिया इन अ रीजन। किसी एक रीजन में एक पर यूनिट एरिया के हिसाब से कितना ज़्यादा वहाँ पे अलग अलग स्पीसीज है। ठीक है, इसकी बात की गई है रिचनेस की। इवननेस में क्या है, इवननेस क्या गया, स्पीसीज इवननेस इज डिफाइंड एज द रिलेटिव एविडेंस ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज पर यूनिट एरिया इन अ रीजन। मतलब किसी एक रीजन में अलग अलग तरह का जो स्पीसीज है और वहाँ पे इंडिविजुअल किसी एक स्पीसीज का कितना एविडेंस मात्रा में या उसके रिलेटिव में वो कितना ज़्यादा है। ठीक, ये स्पीसीज इवननेस की बात की गई है। नेक्स्ट में आते हैं, तो ओवरऑल क्या हो गया कि ओवरऑल जो हमारा है एक्स है वो ग्रेटर है वाई से। ठीक है, एक्स क्या है, एक्स हमारा ग्रेटर है वाई से स्पीसीज डाइवर्सिटी में। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं इकोसिस्टम एंड कम्युनिटी डाइवर्सिटी। ठीक है, इकोसिस्टम और कम्युनिटी डाइवर्सिटी ये आपका थर्ड हो जाएगा। टाइप्स ऑफ ये था ना, टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो यहाँ पे पहले जेनेटिक हो गया, फिर एक आ गया स्पीसीज डाइवर्सिटी, एक आ गया क्या, इकोसिस्टम और कम्युनिटी डाइवर्सिटी। इसमें क्या कहा गया है कि ये इट इज़ डिफाइंड एज द वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम इन अ रीजन। मतलब किसी एक रीजन में कितना तरह का वैरायटी एक इकोसिस्टम हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे यहाँ पे ये वैरायटीज़ है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे इकोसिस्टम विथ हायर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड देयरफॉर रिच बायोडाइवर्सिटी। जैसे पहले बात किया गई थी कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अगर किसी रीजन का ज़्यादा होगा तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा होगा। हमने एग्जांपल भी लिया था पहले अमेज़न का और वो सहारा डेजर्ट से कंपेयर किया था। तो अमेज़न में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है तो वहाँ पे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी भी है, और वही सहारा में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है जिसके कारण वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी लैक करता है। नेक्स्ट क्या है, इसको बात किया गया। अब वही इकोसिस्टम और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बाद बात किया गया कि कितना ज़्यादा यहाँ पे इकोसिस्टम में वैरायटीज़ है। तो देखिए पहला क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ये अमेज़न का जो 0 से 10 डिग्री नॉर्थ साउथ का जो एरिया है
वहाँ पे पता है कि ज़्यादा रेनफॉल होता है, ठीक है, उस एरिया में, क्योंकि एवोपोरेशन वहाँ पे ज़्यादा होता है। अब क्या है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में यहाँ पे अमेज़न लाइक जो कंडीशन है, वहाँ पे क्या होगा कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हायर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगा और उससे बायोडाइवर्सिटी भी रिच होगा, ठीक। दूसरा एरिया क्या है, मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स क्या है कि कोस्टल रीजन जो है आपका, कहाँ कौन सा एरिया में, ट्रॉपिकल कोस्टल रीजन इन ट्रॉपिकल रीजन। अब 25 डिग्री नॉर्थ साउथ, 25 डिग्री नॉर्थ साउथ का जो रीजन है, जिसे हमने इंटर टाइडल जोन कहा है, इज बिटवीन हाई टाइडल जोन और लो टाइडल जोन। जैसे कि एक टाइडल जोन है, ठीक है, टाइडल जोन, ठीक है, ये आया, यहाँ पे कभी कभी टाइड आता है तो ये इस लेवल पे पहुँच जाता है, तो इसे हाई टाइडल जोन कहते हैं। और कभी लो आएगा तो इस पे लो, और इस एरिया को ही क्या बोलते हैं, इंटर टाइडल जोन। तो इस एरिया की बात की गई है कि इस एरिया में क्या है, तो ये जो मैंग्रोव्स है इस एरिया में ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कोरल रीफ। कोरल रीफ के बारे में बात किया है। कोरल रीफ क्या है कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया का, वो ये जो रीफ है, ठीक है, इसको बोला जाता है दीज आर मरीन इकोसिस्टम, क्योंकि ये पानी के नीचे रहते हैं, इसलिए इसे मरीन इकोसिस्टम कहा गया है, जो ओशन से मिलता है। और वहाँ पे जो वार्म ट्रॉपिकल कंडीशन होना चाहिए, वार्म ट्रॉपिकल कंडीशन, लैटिट्यूड आपका 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ, ठीक है, इक्वेटर के, ठीक। आगे क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में यहाँ पे वेटलैंड की बात कीजिए। तो वेटलैंड को भी एक तरह से जो इकोसिस्टम है, उसको उसका भी एक अपना इकोसिस्टम है, ठीक है, जिसमें क्या गया कि प्लांट यहाँ पे अच्छे खासे ग्रो होते हैं। ये सीजनल भी हो सकते हैं और परमानेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। कभी वहाँ पे जब ये रेन का टाइम आएगा तो वहाँ पे ज़्यादा पानी आ जाएगा, और कभी जब सूख जाएगा तो हल्का हल्का जो पानी जो पोर्स है ऐसे ऐसे, ठीक है, इन जो जगह है यहाँ पे पानी बना रहेगा, जिसके कारण यहाँ पे हमेशा आप देखेंगे कि प्लांट ग्रो करते हैं, ठीक है, प्लांट यहाँ पे ग्रो रहता है, हरा भरा दिखता है। तो कारण क्या है कि जो एरिया है, ठीक है, ऐसे जो एरिया है यहाँ पे जो ब्लॉक बन जाते हैं, यहाँ पे पानी जमा रहता है, और हम इन्हीं से ये पानी नमी सोख कर ग्रीन रहते हैं हमेशा, ठीक। तो ये वेटलैंड की है, वेट भी हो सकते हैं और ड्राई भी, ठीक है। यही है, एल्गी का भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि एल्गी भी यहाँ पे मौजूद रहता है। तो ऐसे कंडीशन में एल्गी का प्रेजेंस रहता है, जहाँ पे हल्का ही पानी रहेगा, ठीक है, वहाँ पे एल्गी ये प्रेजेंट रहता है। अब एक बात क्या क्या गया कि आगे क्या है, नेक्स्ट है, सिंस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एज द ह्यूमन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इंक्रीज, देयर आर deterioration in the health ecosystem and disruption in the functioning of ecosystem. It is called as ecological degradation, since human well-being is interactive linked with the well-being of ecosystem. Therefore, UN declared 2021 to 2030 as the UN decade for ecosystem restoration. ठीक है, यहाँ पे ये बात की है कि जब हमारा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1760 से 1840 के बीच में, इस बीच में क्या हुआ कि हमने नेचर से तो बहुत सारे चीज़ें हमने ले रहे थे, ठीक है, कहीं से हमने कोल ले लिया, कहीं से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम जो नेचर से ले रहे थे, उसके बदले में हम क्या दे रहे थे कि पॉल्यूटेंट और पॉल्यूशन, बहुत तरह का केमिकल हार्मफुल गैसेस, ये सारे हमने रिलीज़ कर रहे थे इन्वायरमेंट में। तो इससे क्या हुआ कि जो हेल्थ इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, डिटोरेट हो गया। और जब ये सारी कंडीशन जब मतलब हमारे सामने आई, तो हम लोगों ने बहुत सारे डिक्लेरेशन किया, कन्वेंशन किया, और कुछ फैसला लिया कि हमें वापस से उस प्री इंडस्ट्रियल दौर जो है वह उस जो कंडीशन है उसको फिर से अचीव करना है। तो हमारे अलग अलग टारगेट आ गया कि 1.5 डिग्री से सेल्सियस को अर्थ जो गर्म उसको नॉर्मल करना है, प्री इंडस्ट्रियल लेवल तक लेके जाना है, ठीक। आगे हम पढ़ेंगे जो भी करंट अफेयर जो भी सामने आएगा उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है हमारी सामने आई, तो वही बोला जा रहा है कि यूएन क्या किया कि इस चीज़ को डिक्लेयर किया कि 2021 से लेके 2030 है, इस ये हम क्या मनाएंगे,
इकोसिस्टम रिस्टोरेशन पीरियड, ठीक है। और इसमें हम कम से कम यूज़ करेंगे इन चीज़ों का, और कुछ मतलब कि कुछ ठोस कदम उठाएंगे, इस चीज़ की बात की गई है। वही है प्रिवेंट, जो हेल्थ को प्रिवेंट करता है, ठीक है, लॉजिकल डिग्रेडेशन को कम करना, ठीक है। यही सब चीज़ें थी। तो यही स्टैटिक में हम लोग ऐसे करके जाएंगे और कोशिश करेंगे कि अगले 7 से 8 या शायद 10 भी हो सकता है, 10 वीडियो में हम इन्वायरमेंट की जो भी स्टैटिक पार्ट है, ठीक है, उसको ख़त्म करने का कोशिश पूरा करेंगे, ठीक। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ अगर सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं।